चलो पढ़ो। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में और कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के बारे में हम लोगों ने बता दिया था, राइट। और मैं बता रहा था आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में मैंने बताया था कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो सकती है अगर कंपाउंड कायरल हो तो। यहाँ तक बता दिया था। अब यहीं से आगे की ओर बढ़ते हैं। MABCD, हाँ वही हो गया ना, MABCD, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और क्या बताया कि चारों स्पेसीज अलग है तो कायरल कार्बन, ठीक है। चलिए अब यहाँ से पढ़ते हैं, आज का टॉपिक है। अब देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक एग्जांपल देखिए। यहाँ पर जिंक +2 की कंडीशन में है, कैडमियम और मरकरी, ठीक है। अब यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4, तो ज्योमेट्री हो गई sp3 और टेट्राहेड्रल। मतलब आपको जब भी जिंक +2 कंडीशन में मिलेगा तो जनरली ज्योमेट्री क्या होगी, sp3 क्या होगी, जनरली ज्योमेट्री क्या होगी, sp3। क्या रीजन है, जिंक +2 अगर तुम देख रहे हो Zn+2, इसका मतलब 3d10 4s2 ना, ये तो है। इतनी तेज आ जाता हूँ मैं, 1s2 2s2 करते जाओ जी, लास्ट में ये लिख के आएगा ना बेटा। अभी तो तुमको सिखा रहा हूँ, अभी तो देखो तुमने Zn+2 कंडीशन का ही 4s0 हो गया, 4s0 हो गया, 3d10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो भैया 4s0 4p0, हाँ 4s 4p 4d। अगर जिंक +2 कंडीशन में है तो क्या dsp3 हो सकता है, dsp2 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं, मतलब अभी नहीं। चाहे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की बात हो, चाहे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की बात हो, जिंक अगर +2 कंडीशन में है तो हमेशा sp3 होगा, क्योंकि इसका 3d शेल, 3d सब शेल हमेशा फुल है। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉन निकालोगे नहीं तो रखोगे कहाँ, ठीक है। इसी तरीके से ये क्या हो गया, sp3 और टेट्राहेड्रल ऑलवेज। इसका मतलब जब भी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी नहीं, होगी नहीं, बात सही। चलिए एक एग्जांपल के तौर पर समझने की कोशिश कर रहा हूं। एक Zn NH3 BrCl py pyridine, ठीक है। एंड द सेकेंड इज Zn NH3 का होल ट्वाइस Cl2। जिसको ये सब चीज पहली बार जो पढ़ रहे हैं वो थोड़ा बहुत लिख लिया करे साइड में। सर हाँ बेटा चीज पूछूं, बोलते रहो। सर वो जो IUPAC लिखी जाती है वो हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं। हाँ बेटा देखो वो ICSE ना, तुम लोग कौन सा ISC बोर्ड, ISC बोर्ड कहता है स्मॉल से लिखिए, लेकिन जनरली पहला लेटर कैपिटल बाकी सब स्मॉल। लेकिन हमारे सब स्मॉल बोला ना, ISC कहता है कि भैया सब स्मॉल में लिखिए। तो स्कूल के लिए स्कूल वाली बात, और एग्जाम में तो तुम्हें लिखना नहीं है, जेई में वहाँ तो लिखा लिखा आएगा, वहाँ सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से अभी ये देखो, ये वाला तुमको दिख रहा है M 1 2 3 4 तरीके का, ABCD टाइप, और ये वाला तुमको दिख रहा है M A2B2, दिख रहा है ना। yes. दो अमोनिया है ना, ये मानोगे इसको तो A2, 2 क्लोरीन है तो B2, ठीक है। अच्छा यहाँ पर तो ना तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी ना तो ऑप्टिकल होगी, अभी तो आप लोग बता रहे थे। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे तो GI नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ये 0 ये 0, तो इसके ऊपर +2 आएगा कि नहीं आएगा। तो Zn+2 की कंडीशन में तो ज्योमेट्री क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, कोई दिक्कत। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है कि नहीं, यस गुड, क्या बात है, आने लगा है क्या तुम लोगों को। यहाँ देखते हैं तो ज्योमेट्री है sp3 होगी हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल,
होगी ना? यस। लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो फिर भी पॉसिबल नहीं होगा। ऑप्टिकल होगा क्या? नो सर, ऑप्टिकल क्योंकि कायरलिटी नहीं प्रेजेंट है। क्या नहीं प्रेजेंट है? कायरलिटी। तो ये -1 × 2 मतलब -2, तो इसके ऊपर +2 ही है, लेकिन यहाँ पे कायरलिटी नहीं प्रेजेंट है, इसलिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। आया समझ? चलिए अब देखिए नीट का क्वेश्चन है, जस्ट इस बार आया था और इसके पहले भी एक बार आ चुका है। नीट में देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे क्वेश्चन आया बना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एक तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन होता है dsp2। क्या होता है? dsp2। चलिए अब देखो इसके पहले वाला जो एग्जांपल था कुछ तुम लोग को ऐसा याद आया था, यहाँ पर d पूरा भरा हुआ था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना था तो 4s में बनाना पड़ा और 4p में बनाना पड़ा, है ना? यस। यहाँ पर 4p में। अच्छा एक बात बताओ, इसको कहेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर कहीं ऐसा हो कि ये इस d सबशेल का कोई इस्तेमाल हो जाए तो कहेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पर अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे घर में तुम्हारी बुआ आ जाए या तुम्हारी मासी आ जाए, ठीक है? तुम्हारे घर में गेस्ट रूम भी है, क्या है? मतलब अच्छा खासा घर है तुम्हारे पास और तुम्हारे पास कमरे वमरे सब हैं, ठीक है? कमरा खाली भी है, लेकिन तुम्हारी बुआ आ जाए या मासी आ जाए तो तुम लोग कहाँ सोते हो? अपनी रियल लाइफ बताओ। तुम लोग को निकलना पड़ता है, लेकिन तुम्हारी मासी कहाँ सोएंगी या तुम्हारी बुआ कहाँ सोएंगी? तुम्हारे रूम में। हाँ, परमानेंट। मेरी बुआ तो मेरे ही रूम में सोएगी सर। देखा है कभी? इसे कहते हैं इनर। देखो अब क्या कहेंगे, जैसे मान लो कि मैं और प्रशांत हैं, हम दोनों के अलग अलग कमरे, अरे अमीर घर के भाई, तो हम लोगों के अलग अलग कमरे। मेरी मासी आती है तो मेरा भाई तो बड़ा जिद्दी टाइप का इंसान है, तो उससे कोई कहता ही नहीं कि तुम कमरा खाली करो, बोला क्या जाता है रिशु तुम उस कमरे में चले जाओ, मतलब मेरा घर का नाम है, तो मैं शक्ल देख के समझ जाता हूँ कि मुझे ही शिफ्ट करना है, तो मैं अपना कमरा छोड़ के उनके कमरे में जाता हूँ। पर बात समझिए, अगर आप एक बेडरूम की बात करते हैं तो दो लोग रह सकते हैं। अभी दोनों अकेले अकेले कमरे में थे, हमारी एक मौसा एक मौसी आई, मौसा जी मासी आए, एक ही है कहेंगे, ठीक है? हाँ अरे हमारे और भी मासी है, कोई बात नहीं। अब मेरी बात समझिए, मेरी मासी और मेरे मौसा जी आए तो हमने अपने आप को देखा, हम चले गए भैया कमरे में, ठीक है? और मेरी मासी और मेरे मौसा जी कहाँ आ गए? मेरे रूम में। अच्छा उन्होंने गेस्ट रूम यूज किया कि मेरा रूम यूज किया? अब उनके मान लो 2 चिंटू पिंटू भी थे। अब मेरी बात बताया ना भाई, चिंटू इंटू के लिए कमरा नहीं खाली करने वाला मैं, कर दोगे क्या? जाओ गेस्ट रूम में सो, जाओ गेस्ट रूम में सो। तो शुरुआत कहाँ हुई? शुरुआत तो मेरे से ही हुई, लेकिन बचे हुए के लिए बाहर की सबसेट यूज हो सकती है। जो मासी का प्रभाव था, मासी इतनी ताकतवर थी कि मुझे मेरे कमरे से निकाल करके कहाँ पे भेज दी? मेरे भाई के कमरे में। तो मासी ने मेरे घर के अंदर खेल खेल दिया, दैट इज कॉल्ड एज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। देखो जिसकी जितनी ज्यादा ताकत वो उतना ज्यादा घर के अंदर। बिल्कुल क्लियर बात। अभी तुम्हारी दूर की मासी आ जाए, कोई नहीं जानने वाला, लेकिन तुम्हारी सगी मासी आ जाए तो छोड़ना पड़ेगा। तो लिगेंड्स की ताकत डिसाइड करेगी कि वो अंदर की सबसेल का यूज करेगी कि अंदर के ऑर्बिटल का यूज करेगी कि बाहर की। अगर वीक फील्ड लिगेंड्स होगा तो वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा और जगह खाली होगी तो तुमको कराएंगे किसी और कमरे में शिफ्ट, तुम्हारा कमरा यूज करेंगे और बन जाएंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जैसे एग्जांपल समझो, यहाँ पर एग्जांपल दिखा दूंगा तभी समझ में आएगा। देखिए हम, आप और पानी, क्या? हम, आप और पानी, बैल ऑक्सिलेटो, ठीक है? तो हम मतलब हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप मतलब ऑक्सिलेटो, कितना भी समझाओ, और पानी।
दीज आर, देखो आपकी केमिस्ट्री के आसपास यही सबसे ज्यादा घूमेंगे, ये वीक फील्ड लिगेंड है। कौन है? और इनके अलावा जनरली अभी पढ़ाएंगे, पूरा का पूरा सीरीज पढ़ाऊंगा मैं, काहे परेशान हो रहे हैं आप लोग। इसके अलावा जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, जैसे कि साइनाइड, जैसे कि नाइट्रो, जैसे कि एमीन, ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब इसे मान लीजिए लिखा है K4FeCl का होल 6 लिखा है ना, तो इस सब से मतलब नहीं, यहाँ पर जो चार्ज वार्ज देना होगा 4 माइनस आ गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर बात होगी। देखना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनता है, दिखाते हैं, यहीं से सीखेंगे। तो हम लोगों ने देखा K4FeCl का होल 6, ये 6 लिगेंड कहाँ बॉन्ड बना रहे हैं यही दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। अब देखो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना देंगे? 26, मतलब 3d6 4s2 ना, 26 है तो आखिरी में 3d6 4s2 ही आएगा। अब मेरी बात माने, ठीक है, 3d6 4s2 ही आएगा। अब मेरी बात समझिए, 3d6 का मतलब क्या है? 1 2 3 4, ठीक है, और 4s2, तो जो यहाँ पर कहीं 4p भी रहा होगा, हाँ, एक दो तीन चार 5 और 6, यही तो है। अब देखो, अब देखो 6 साइनाइड आए, कितने साइनाइड आए? 6। अब यहां पर जैसे ही आया तो यहां पर देखा, अब साइनाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मतलब समझो कि तुम्हारे घर पे तुम्हारी बुआ और तुम्हारी मासी दोनों लोग आ गए। कौन आ गई? और मासी। अब दोनों किस रूम में सोएंगी क्या? मतलब बुआ फूफा जी आ गए, मासी और मौसा जी आ गए, हाँ, तुम्हारे घर में इतने कमरे हैं, तो क्या ये तुम्हारी मम्मा का कमरा है? तो तुम्हारी मासी वासी मम्मा के कमरे के आसपास ही रहना चाहेंगी, बुआ भी आसपास ही रहना चाहेंगी। बात को समझिए, वो क्या कहेंगे? चिंटू शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। अभी देखो ये मान लो एकदम चार बच्चे इनके, कितने? 4। तो एक को कहा तुम जाओ उस कमरे में सो जाओ, इस वाले कहा तुम यहाँ सो जाओ, और मासी अपने साथ 6 लोगों को लेके आई थी। अरे कितने लोग को भेजोगे? हाँ, मेरी बात को समझिए, अरे बात को समझिए, खाली समझने की कोशिश कीजिए। अब हुआ क्या, जब ये वाला यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ खाली हो गई जगह, ये खाली हो गई, ये ऐसे हो गया, मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ, और ये वाले को यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, और बाकी की सब ओरिजिनल कंडीशन पुरानी वाली है। ये हो गया, पेयरिंग हो गई, 2 कमरे खाली हो गए कि नहीं? ठीक है। अब ये देखो, मेरी बात को समझिएगा सर, ये देखिए ये साइनाइड है, कितने हैं? 6। कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो क्या बना? D2sp3, क्या बना? इन्होंने कौन कौन से ऑर्बिटल का इस्तेमाल किया? D2sp3। समझ में आई हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से होती है? 2 D सबसेल इस्तेमाल किया ना, एक S इस्तेमाल किया और 3 P इस्तेमाल किया, तो नाम हो गया D2sp3। कॉम्प्लेक्स कैसा रहा? जो भी बाहर के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने वो तुम्हारे D सबसेल का इस्तेमाल किया, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या यहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं। तो पेयरिंग होने के बाद क्या? पेयरिंग होने के बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो होने की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब ये डायामैग्नेटिक हो गया। क्या हो गया? तो जहां पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो स्पीशीज क्या होंगी? पैरामैग्नेटिक, और अगर नहीं होंगे तो डायामैग्नेटिक। तो यहाँ पर नहीं है तो डायामैग्नेटिक। ये सारी चीजें मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 4। हाइब्रिडाइजेशन हो गया DsP2, ज्योमेट्री हो गई स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर का मतलब है कि सेंट्रल मेटल यहाँ पर और 4 लिगेंड यहाँ पर। देखो ना एक ही प्लेन में है ना, और स्क्वायर टाइप का है तो इसको कहेंगे स्क्वायर प्लेनर, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो, अगर तुम यहाँ बॉन्ड एंगल को देख रहे हो, अगर तुम इस बॉन्ड एंगल को देख रहे हो 180 है ना, और अगर तुम इसको एज अ बॉन्ड एंगल देख रहे हो तो 180, और इन दोनों के बीच में कितना 90, इनके बीच में 90, इनके बीच में 90 और इनके बीच में भी 90, तो 90 डिग्री के कितने 4, 180 डिग्री के 2, ठीक है। देखिए जनरली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल, generally optical isomerism is not possible in square planar complexes, ठीक है। geometrical isomerism is possible, ठीक है, in square planar complex of square planar complexes of type Ma2B2, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ऑफ टाइप Ma2B2, दूसरा लिखिए Ma2BC, और तीसरा MABC, माफ कीजिएगा। इन सब टाइप्स में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, ऑप्टिकल पॉसिबल नहीं है। अब इसके बाद वाली चीज और इम्पोर्टेंट है, चलिए हो गया बात समझ में आ रहा है। A2 मतलब मान लो कोई मोनोडेंड्रेट लिगेंड है, 2 है, जैसे NH3 का होल्ड है Cl2, NH3 का होल्ड है Cl2, राइट। वहाँ नीचे क्या है, NH3 का होल्ड है Cl और F, हाँ नीचे क्या है FCl भी आ रहा है, 4 के 4 वाला लिगेंड, ठीक है। चले आगे बढ़ता हूँ, ये देखिए Ma2B2, Ma2BC, MABCD, इन दोनों में 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल हैं। अब एक होगा सिस फॉर्म, दूसरा होगा ट्रांस फॉर्म। यहाँ पर 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है, 2 सिस और एक ट्रांस, ठीक है। चलिए Ma4, Ma3B, इन दोनों में ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल, माफ कीजिएगा, ठीक है, जल्दी नोट करिए। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये A2B2 वाला देख लेते हैं, सिस ट्रांस बना करके करें, आगे बढ़े। ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा, नीट का क्वेश्चन है, देखिएगा प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ठीक है, चलिए लिखिए, नीट का क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज PP_NH3 का होल टॉय Cl2, ठीक है। आपको बताना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल। अब ये देखो, ये -1 × 2, तो इसके ऊपर +2 कंडीशन, +2, तो ये हो गया प्लैटिनम, ये हो गया आपका अमोनिया, ये हो गया आपका अमोनिया, ये हो गया क्लोरीन, और ये हो गया आपका क्लोरीन। स्क्वायर प्लेनर है ना, यस।
पॉसिबल अब यहाँ पर लिखिएगा, यस यस ऑब्वियसली बेटा पॉसिबल है, बना तो लो। दिस इज ट्रांसप्लाटिन, कुछ याद आया? यस हम लोग सिस्प्लैटिन और ट्रांस प्लाटिन के बारे में पढ़ रहे थे, एंटी कैंसरस। दिस इज सिस्प्लैटिन, दिस इज एंटी कैंसरस। नोट कर लीजिए। एजेंट, ठीक है, आगे बढ़ जाओ, नोट कर लीजिए। अच्छा, प्लेन कहाँ से निकाला आपने? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर प्लेन। ये मॉलिक्यूलर प्लेन में दोनों चीज डिफरेंट, मॉलिक्यूलर प्लेन में दोनों चीज सेम। सर हम लोग ऐसे करना चाहिए, कोई भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, कोई भी एक प्लेन, ठीक है, ठीक है। मैंने ऐसे क्यों लिखा पता है? क्वेश्चन पेपर में ऐसे आया था, तो अक्सर करके बच्चे कहते हैं कि ये इसको यहाँ से बांट दिया, जब आपने बांट दिया तो ये भी ट्रांस वो भी ट्रांस, इसको भी बांटो, दोनों ट्रांस हो जाएगा। हाँ तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से बांट रहे हैं। दोनों ट्रांस हो ही नहीं सकता, होना ही नहीं चाहिए ना, तो एक ही चीज हो जाएगी। सिस्प्लेटिन ट्रांसप्लेट एंटी कैंसरस एजेंट, माफ कीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। तो ये क्वेश्चन और है, लाइक पीटी NH3 का होल ट्वाइस ClBr Ma2BC, याद है? बना पाएंगे? यहाँ पे भी अगेन -1 तो इसके ऊपर प्लस प्लाटिनम। अब यहाँ पर भी फिर से सारा खेल अमोनिया का है। अमोनिया साथी है, ठीक है, इधर देखना। अब अगर आपने मॉलिक्यूलर प्लेन ऐसे बनाया, मॉलिक्यूलर प्लेन ऐसे बनाया, अमोनिया और ये दोनों चीज सेम नहीं है तो ट्रांस, ये दोनों चीज सेम है तो सिस। सर हाँ बेटा बताओ, मैंने ऐसे बनाया सिस और ट्रांस देख लो, तुम्हारा आ रहा है क्या? सर अमोनिया दूसरी साइड हो प्लेन के, जैसे आपने इधर बनाया मेरा दूसरी साइड बना। कोई दिक्कत नहीं, प्लेन और सिमेट्री होनी चाहिए बस। आगे बढ़ जाओ, उसको लिख लेना, मॉलिक्यूलर प्लेन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेगा। यस मैं आगे समझ। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में एक पॉइंट लिखिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैविंग अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा पॉइंट है। अनसिमेट्रिकल मतलब AB टाइप, जैसे इथेन 1,2 डाइमीन देखो, CH2 NH2 CH2 NH2। अच्छा ये बाइडेंटेट लिगेंड है ना, इसको दो बराबर भाग में बांटा जा सकता है ना, तो इसको अगर तुम A मान रहे हो, A दिस इज A टाइप, दोनों सेम चीज है ना, तो क्या हो गया A' मतलब बाइडेंटेट लिगेंड। बात समझ रहे हो? A' का मतलब बाइडेंटेट तो है लेकिन अनसिमेट्रिकल है, मतलब ये दोनों दोनों चीजें सेम नहीं है। बात समझ में आ गई? तो लिखा हुआ है कि अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड shows
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, स्क्वायर प्लेनर होना चाहिए, बाइडेंटेट हो, लेकिन होना क्या चाहिए, अनसिमेट्रिकल। Unsymmetrical. अगर कहीं पर ऐसा लिखा हो एम ए का होल ट्वाइस, दो होंगे ना, अब चार है तो दो ही तो होने चाहिए। शो करेगा क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? नहीं करेगा। तो ये बाइडेंटेट लिखा एम, और क्या, ये तो बाइडेंटेट है ही। एम ए बी का होल ट्वाइस करेगा कि नहीं करेगा? बाइडेंटेट लिगेंड है, अनसिमेट्रिकल है, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। आगे बढ़े, Yes. एग्जांपल देखिए, दिस इज सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। and this is unsymmetrical bidentate ligand, like ऑक्सिलेटो, अभी बात हो रही थी ना, तीन डाइपाइरिडिल है ना। और अनसिमेट्रिकल का एक एग्जांपल ग्लिसिनेटो, ठीक है, नोट कर लीजिए, ग्लिसिनेटो। ग्लिसिनेटो एग्जाम में क्वेश्चन आया, पी टी ई एल का होल ट्वाइस और पी टी और मॉडल 2 प्लस लिखा है। कौन जीआई शो करेगा, कौन जीआई शो करेगा इन दोनों कॉम्प्लेक्स में? सही है। नहीं, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है और ये नॉन सिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल। हो गया? यस। चलो फिर से, अब जेई इंपॉर्टेंट, चलिए आगे बढ़े। यस सर। आ गया, आसान है ना? हाँ। बहुत आसान है, कोऑर्डिनेशन तो बहुत आसान है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? Yes. आ रहा है कि नहीं? गुड। लिखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब यहाँ पे दो हाइब्रिडेशन है, D2sp3 या फिर sp3D2। ज्योमेट्री होगी दोनों में ही ऑक्टाहेड्रल। क्या ज्योमेट्री है? इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, एक्सेप्ट MA6 and MA5B, all octahedral complexes shows GI। अब देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, चार तो ऐसे ही बन गया, एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ, ठीक है, ये बार और बिलो। बस अब ये स्क्रीन देख रहे हैं ना, स्क्रीन देख रहे हैं ना, इसके चार कॉर्नर आपको दिख रहा है, एक स्क्रीन के बाहर की तरफ लिगेंड और एक स्क्रीन के अंदर की तरफ, हो गया ना? अच्छे, तो एक्सिस हो गई ना, ये एक एक्सिस हो गई, इसके अराउंड ये घूमेगा ना चारों तरफ। चलिए, अगर ये एक्सिस है तो ये इक्वेटर है ना, Yes. तो कौन कौन शो करेगा? MA4B2 शो करेगा ना, यस सर। MA4BC करेगा, यस। ठीक है। चलिए, एक इम्पॉर्टेंट है MA3B3। अब क्योंकि यहाँ पर सिस और ट्रांस वाली बात आ जाएगी, विल शो टू ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म।
A3B2C, MA3BCD सब शो करेंगे, केवल इन दोनों को छोड़ के बाकी सब शो करेंगे। MA6 और MA5 भी। MA2B2C2, MA2B2CD, MA2BCDE और MABCDEF। ठीक है, ये सब के सब क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे हर टाइप के। जैसे जैसे अब देखो, आप लोग एक ही लाइन में लिखना, मेरे पास जगह कम थी, इसके बीच में एक पॉइंट मुझे लिखवाना है। आप लोग एक ही लाइन में लिखना, मेरे पास जगह कम थी इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, नंबर ऑफ लिगेंड बढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स भी बढ़ेंगे। तो लिखो, as the ligand become different, as the ligands become different, number of GI increases. Number of GI increases. है ना अच्छा टॉपिक? यस। चलो अब एक स्पेशल टाइप का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो MA3B3 के लिए लिखवाया था, बताया था ना, 2GI लिखवाया था। तो यहीं पे पढ़ने जा रहे हैं फेशियल और मेरिडोनियल के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। आगे बढ़े, चले, हो गया एग्जाम इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एक टाइप है। अभी तक आप लोग सिस और ट्रांस पढ़ते थे, अब एक और आ गया, दैट इज फेशियल एंड मेरिडोनियल। ठीक है, फेशियल एंड मेरिडोनियल इज फाउंड इन octahedral complexes having hybridization MA3B3 of type अब यहाँ पर देखिए दो MA3B3, इसका एग्जांपल भी लिख दे रहा हूँ, कोबाल्ट H2O का होल थ्राइस NO2 का होल थ्राइस। देखिए यहाँ पर ये तीन एक साइड है, ये तीन एक साइड है, लेकिन यहाँ पर देखिए ऐसा कुछ है नहीं सिमेट्री। मेरी बात को, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। प्लेन के बाहर यहाँ पे और यहाँ पर ये तीनों एक हो गया, और इधर देखो प्लेन के अंदर बी को प्लेन के अंदर बी और बी हो गया। यहाँ पर देखो क्या है, ये है प्लेन के बाहर ए, यहाँ पे ए और यहाँ पे ए, मतलब प्लेन के बाहर ए, प्लेन के अंदर ए और एक यहाँ पे, ठीक है। और बी को देखिएगा, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, मतलब कोई एक कंटिन्यूटी नहीं बनी है। तो इसको कहेंगे मेरिडोनियल, इस फॉर्म को कहेंगे फेशियल फॉर्म। क्या कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखिए फेशियल फॉर्म, और ये कौन सा फॉर्म है, मेरिडोनियल फॉर्म। फेशियल फॉर्म के बारे में लिख लीजिए पॉइंट। 3 similar ligand occupies 3 similar
ligand occupies, three similar ligand occupy adjacent corner of octahedral face। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। लिखिए octahedral complex having unsymmetrical octahedral complex having unsymmetrical bidentate ligand shows geometrical isomerism। ये तो सिमेट्रिकल है, ये तो नहीं शो करेगा। हमेशा अनसिमेट्रिकली शो होता है। दिखा रहे हैं। ये देखो, दो ये बाइडेंटेट है तो 2 into 2 होगा ना, हाँ 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा ना, हाँ और ये 2 6 हो गया ना। एग्जाम्पल के तौर पर MEN का होल ट्वाइस Cl2 शो कर रहा है बेटा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो जाहिर सी बात है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6 होगा। क्या होगा? 6। ऑक्टाहेड्रल में हमेशा 6 ही होता है। मैंने आपको पूरा का पूरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिखा दिया। अब मैं आपको हेडिंग डालिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सिखाने जा रहा हूँ, मतलब आइसोमेरिज्म का सबसे आखिरी टॉपिक। चलिए आगे बढ़े। हेडिंग डालिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब जाकर के आप लोग लगाइएगा कोई भी क्वेश्चन। आप लोग के पास स्टडी मटेरियल जिसके इसके पास है तो सारे बच्चे लगा डालें, सब लग जाएगा। ठीक है, हेडिंग डालिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट में तो बहुत भर भर के आता है। मैम नीट में तो बहुत ज़्यादा है, जेईई के लिए भी इंपॉर्टेंट है और नीट में तो बहुत आता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म लिखिए। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज कॉमन इन OI is common in octahedral complex having octahedral complex having bidentate ligands मतलब कम से कम कितना होना चाहिए? एक तो बाइडेंटेट लिगेंड हो ना ही चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए MABCDEF। तभी हमने पीछे ही देखा था तो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो हो ही रहा था। यस मैम 24 हो रहा है, 30। ये तो बात सही है क्योंकि कायरलिटी आपको दिख रही है। ठीक है, चलिए अगला है MA2B2C2। तो GI तो था, देखिए बोथ GI एंड OI आर पॉसिबल।
अच्छा एम ए का होल थ्राइस, कोई बता दे जी आई पॉसिबल कि नहीं? सर GI पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, नहीं possible। हाँ हम लोगों ने किया था। और ओ आई भी पॉसिबल बोथ। अच्छा ओ आई पॉसिबल कि नहीं? OI पॉसिबल नहीं होगा। नहीं है लिखा है बाइडेंटेट, लेकिन होना चाहिए भैया, 3 बाइडेंटेट है, कम से कम एक होना चाहिए, 3 है। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल नहीं लिखा है। तो सर इसमें से OI पॉसिबल नहीं है। हाँ जी आई नॉट पॉसिबल, ओनली ओ आई पॉसिबल। ठीक है, इधर देखिए एम ए बी का होल थ्राइस, बताइए। सर इसमें GI भी पॉसिबल होगा और OI भी पॉसिबल। हाँ ओ आई की सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, अगर बाइडेंटेट है तो होगा ही होगा। वरना नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें 2 फॉर्म, सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म। सिस फॉर्म की अपनी 2 आई डेक्स्ट्रो लीवो और ये भी अपना डेक्स्ट्रो लीवो, मतलब टोटल 4 ओ आई। और जी आई कितना? 2, जी आई 2 दिख रहा है ना, ये 2 तो जी आई है, और इसका डेक्स्ट्रो लीवो क्या हो गए? OI। ओ आई। डी शुगर, एल प्रोटीन, ये सब सुना है कि नहीं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। अब देखो मेरी बात समझो, एक बात यही समझ लो, यहाँ देखो 2 अलग अलग स्पेसीज हैं, तो इसमें डेक्स्ट्रो लीवो पॉसिबल है, लेकिन अगर ये ए और ए होता तो सिस ट्रांस तो पॉसिबल था, लेकिन हाँ डेक्स्ट्रो लीवो पॉसिबल नहीं होता, मतलब ट्रांस वाले में डेक्स्ट्रो लीवो नहीं होगा, सिस वाले में होगा। दिखाता हूँ। हाँ बेटा, जब अगर ये ज्योमेट्रिकल आइसो नहीं होगा तो इसमें सिस और ट्रांस कैसे हो जाएगा? बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो कायरलिटी पे डिपेंड करता है, और अगर कम से कम एक बाइडेंटेट होना चाहिए, लेकिन ज्योमेट्रिकल होने के लिए बाइडेंटेट लिगेंड है अगर, तो असिमेट्रिकल होना चाहिए। यहाँ पर सिमेट्रिकल होगा तो नहीं होगा, इसीलिए इस वाले केस में जीआई नहीं हुआ था, क्योंकि बाइडेंटेट लिगेंड था लेकिन सिमेट्रिकल था। सोचो ना, चलो दिखाएंगे, अभी एग्जांपल दिखाएंगे तब समझ में आएगा। नोट करिए, पॉइंट नोट करिए, वाला इंपॉर्टेंट है। एम ए का होल बाइस D2, GI एंड OI बोथ पॉसिबल। ठीक है, अब देखो GI अपने आप में 2 फॉर्म में होगी, एक होगी सिस और एक होगा ट्रांस। सिस वाला डेक्स्ट्रो और लीवो, ठीक है, इधर कुछ नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज ट्रांसफॉर्म इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकल रोटेशन नहीं होगी। तो टोटल कितने आइसोमर बन रहे हैं? इनमें सब 3। ठीक है, चलिए अगला एक लास्ट टाइप देख लीजिए, ये याद कर लीजिएगा, समझा दिया है लेकिन याद कर लीजिएगा तभी एग्जाम में होगा। GI एंड OI क्या है? सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म, इसमें भी डेक्स्ट्रो और लीवो, तो टोटल कितना? 3 आइसोमर। ठीक है, सिस ट्रांस ऑप्टिकली इनएक्टिव, फुल फॉर्म लिख लो जिसको नहीं आता, ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब लाइट को रोटेट नहीं करेगा, प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट उसको नहीं करेगा। ये सब तब समझ में आएगा जब आपको ऑर्गेनिक में आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे। डेक्स्ट्रो लीवो बहुत अच्छा है पार्ट, तुम लोग को डर लगता है ना, मैं बहुत अच्छे से सिखा दूंगा। महक तुम तो बहुत लेट क्लास ज्वाइन की, अभी आ रही हो तुम, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बहुत अच्छा टॉपिक है, और
एक टॉपिक है मैग्नेटिक मोमेंट, और उसके बाद आपका शुरू हो जाएगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट एनर्जी। हो सकता है सैटरडे को, वैसे तो सैटरडे को शायद मुहर्रम है राइट, तो छुट्टी रहेगी, तो ट्यूसडे को खत्म हो जाएगा। थैंक यू। सर इसी के जस्ट बाद हम लोग डीएनए पढ़ेंगे। हाँ बेटा बताओ, इसी से रिलेटेड